members of the European Parliament on the occasion of the Golden Jubilee year of the European। दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कैसे आए राजनीति में, कैसे हुई उनकी एंट्री इसरो में, आइए आज के इस वीडियो में इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। यह कहानी है साल 1999 की, जब केंद्र में एनडीए की सरकार बनी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। हालांकि भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, लेकिन सहयोगी दलों के सहयोग से भाजपा केंद्र में सत्ता बनाने में कामयाब रही। इसके बाद साल 2002 में राष्ट्रपति चुनाव के लिए विभिन्न नेताओं पर नजर दौड़ानी शुरू कर दी। वाजपेयी जी और उनके सहयोगी किसी ऐसे उम्मीदवार की तलाश में थे जो एनडीए के लिए फिट हो। इसी समय गठबंधन की सरकार चला रहे अटल बिहारी वाजपेयी चाहते थे कि विपक्ष भी एनडीए के उम्मीदवार को सहमति दे, जिससे चुनाव की नौबत न आए, और अगर चुनाव की नौबत आती भी है तो विपक्ष के लिए एनडीए के उम्मीदवार का विरोध करना आसान न हो। राष्ट्रपति उम्मीदवार के चयन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने एक कमेटी का गठन किया, जिसमें वाजपेयी जी के अलावा लालकृष्ण आडवाणी, रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस, विदेश मंत्री जसवंत सिंह और कई अन्य नाम शामिल थे। पहली बार यह कमेटी 5 जून 2002 को बैठी तो उनकी सूची में कृष्णचंद पंत, लक्ष्मीमल सिंघवी, अब्दुल कलाम, वीरेन शाह और पीसी अलेक्जेंडर के नाम थे। इन सब में सबसे पसंदीदा उम्मीदवार अलेक्जेंडर थे, जिनके नाम पर शरद पवार, बाल ठाकरे और प्रमोद महाजन सहमत थे। फिर इसके बाद अलेक्जेंडर के नाम पर समिति में सहमति बनी। तत्कालीन महाराष्ट्र के राज्यपाल और इंदिरा गांधी के सचिव रहे पीसी अलेक्जेंडर का नाम चर्चा में आया तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी अलेक्जेंडर के नाम पर सहमति दे दी। सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल ने भाजपा को संदेश भेजा कि अलेक्जेंडर के नाम पर कांग्रेस तैयार है, लेकिन संघ की ओर से अलेक्जेंडर के नाम पर आपत्ति आ गई। अलेक्जेंडर के नाम की चर्चा जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के कानों में पड़ी तो नायडू ने विरोध किया। नायडू ने लगभग धमकी दी कि अगर महाराष्ट्र के राज्यपाल अलेक्जेंडर के नाम पर सहमति बनती है तो वो अपनी अलग राह पकड़ सकते हैं। नायडू के विरोध को देखते हुए 6 जून 2002 को आडवाणी जी ने अपने घर एक भोज आयोजित किया, जिसमें वाजपेयी जी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के अलावा प्रमोद महाजन भी मौजूद थे। इस समय नायडू ने उपराष्ट्रपति कृष्णकांत का पक्ष लिया और उनको राष्ट्रपति बनाने पर जोर दिया। आडवाणी के घर हुए भोज के बाद कृष्णकांत के नाम पर विचार शुरू हुआ, लेकिन इसी समय ममता बनर्जी से लेकर नवीन पटनायक तक किसी भी सहयोगी ने कृष्णकांत का पक्ष नहीं लिया। बाल ठाकरे ने कृष्णकांत के नाम पर सरकार से समर्थन वापसी की धमकी दे दी। कृष्णकांत के नाम पर सहमति न बनने के बाद अलेक्जेंडर के नाम पर फिर विचार किया गया। फिर वाजपेयी जी ने चंद्रबाबू नायडू से बात की। नायडू ने कहा कि वह कल दिल्ली आ रहे हैं। फिर अगले दिन वाजपेयी जी पीसी अलेक्जेंडर के नाम की घोषणा करने के लिए नायडू की दिल्ली में राह देखते रहे, लेकिन नायडू नहीं पहुंचे। भाजपा चंद्रबाबू नायडू को नाराज नहीं करना चाहती थी। ऐसे में फिर से नायडू के पसंद कृष्णकांत या किसी अन्य नाम पर विचार करना शुरू हुआ। फिर इसी समय विपक्ष ने के.आर. नारायणन से बात की। नारायणन 80 साल के हो जाने और खराब स्वास्थ्य के चलते फिर से राष्ट्रपति बनने को तैयार नहीं हुए। फिर विपक्ष की तरफ से नटवर सिंह ने उपराष्ट्रपति कृष्णकांत से मिलकर उन्हें चुनाव लड़ने के लिए मनाया। कृष्णकांत के विपक्ष के उम्मीदवार होने की चर्चा ने भाजपा के कान खड़े कर दिए। भाजपा को भय सताने लगा कि अगर कृष्णकांत चुनाव लड़ते हैं और चंद्रबाबू नायडू कृष्णकांत के पक्ष में मतदान करने का फैसला लेते हैं तो सत्तारूढ़ गठबंधन का उम्मीदवार हार भी सकता है। अगर सत्ताधारी पार्टी का उम्मीदवार हारता है तो गठबंधन का टूटना तय है। फिर केंद्र सरकार के लिए बचना भी मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद फिर एक बार आडवाणी के घर प्रमोद महाजन, जॉर्ज फर्नांडिस, वेंकैया नायडू की बैठक हुई। इस बैठक में शामिल होने से पहले प्रमोद महाजन प्रधानमंत्री वाजपेयी से मिले। विभिन्न उम्मीदवारों पर
आम सहमति बनते न देख अंत में अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार पद से रिटायर हो चुके अब्दुल कलाम के नाम को आगे किया। आडवाणी के घर पर बैठक में अब्दुल कलाम के नाम पर सहमति बन गई। बैठक के बाद लालकृष्ण आडवाणी, प्रमोद महाजन, जॉर्ज फर्नांडिस और वेंकैया नायडू सीधे प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। फिर डॉक्टर अब्दुल कलाम के नाम पर सहमति बनने के बाद प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने चेन्नई में रह रहे कलाम साहब को फोन कर राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनने की सूचना और बधाई दी। अब्दुल कलाम को सबसे पहला समर्थन मुलायम सिंह ने दिया। मुलायम सिंह जब रक्षा मंत्री थे तब कलाम साहब उनके सलाहकार रह चुके थे। इसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। उनका बचपन संघर्षों से भरा रहा। कलाम साहब हमेशा सीखने की कला को महत्व देते थे। वह बचपन में अखबार बेचते थे क्योंकि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। कलाम साहब ने 5 साल की उम्र में पढ़ना शुरू किया। कलाम साहब को बचपन से ही उड़ना पसंद था। इसके बाद उन्होंने तय किया कि वे विमान विज्ञान के क्षेत्र में आगे जाएंगे, लेकिन ईश्वर ने उनके लिए कुछ और ही रच रखा था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश लिया, जहां उन्होंने कई परियोजना पर काम किया। इसके बाद वे साल 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आए। फिर इसरो में एपीजे अब्दुल कलाम ने परियोजना निदेशक के तौर पर भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कलाम साहब के नेतृत्व में भारत ने 1998 में पोखरण में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया। एक बार उन्होंने अपने भाषण में कहा था, Members of the European Parliament, on the occasion of the Golden Jubilee year of the European Union. इस भाषण में वे आगे कहते हैं, As we say in India, where there is righteousness in the heart, where there is righteousness in the heart, there is beauty in the character. When there is beauty in the character, there is harmony in the home. When there is harmony in the home, there is harmony, there is an order in the nation. When there is order in the nation, there is peace in the world. दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए कमेंट बॉक्स में अपना विचार रखेंगे। बेहद आभार हमसे जुड़ने के लिए।